बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है फ़ई रेनिस मॉडल। फ़ई रेनिस मॉडल बुनियादी तौर पर ये लेविस मॉडल की एक्सटेंशन है। जो पिछला मॉडल हम लोगों ने डिस्कस किया था ये उसी की एक एक्सटेंशन है। उसमें जो चंद एक फ्लॉज रह गए थे उसी को ये लेके तो आगे चलता है और उसकी एक्सटेंशन करता है। तो ये मॉडल बुनियादी तौर पर जॉन फ़ई एंड गुस्ताव रेनिस ने ये मुश्तरका तौर पर प्रेजेंट किया था मॉडल को। और ये बेस मॉडल और इस मॉडल की बुनियाद लेविस मॉडल ही है। यानी ये भी डुअल इकोनॉमी का मॉडल है जिसमें दो सेक्टर्स हैं, एक ट्रेडिशनल और एक मॉडर्न सेक्टर। लेविस ने क्या किया, लेविस के मॉडल में जो क्रिटिसिज्म थी उसमें जो सबसे अहम क्रिटिसिज्म ये है कि उसने एग्रीकल्चर का रोल जो है ना वो इग्नोर कर दिया। एग्रीकल्चर की जो इम्पोर्टेंस है, जो एग्रीकल्चर से सरप्लस आना था, सरप्लस लेबर के अलावा जो उसका सरप्लस प्रॉफिट आना था उसको इग्नोर कर दिया। और ये फ़र्ज़ किया कि उसमें एक अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर एग्जिस्ट करती है जिसको जब तक दिल चाहे एक तयशुदा वेजेस पर आप उसको इंडस्ट्रियल सेक्टर में खपाते रहें। तो उसके बाद एक टर्निंग पॉइंट जो हमने डिस्कस किया था कि लेविस का टर्निंग पॉइंट है, उस तक उसका मॉडल जो है ना वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन उसके बाद क्या होगा, जब वो टर्निंग पॉइंट आ जाएगा उसके बाद एग्रीकल्चर के साथ क्या होगा, क्या उसमें मार्जिनल प्रोडक्टिविटी पॉजिटिव होगी नहीं होगी, उसमें जो रह गए हैं, और क्या ऐसा मुमकिन है कि उसमें एक अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर एग्जिस्ट करती रहे और आप बड़े आराम से सुकून से दहाइयों तक उस लेबर को उठा के तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में खपाते रहे। तो ये जो लिंक था, ये लिंक बुनियादी तौर पर मिसिंग था लेविस मॉडल। तो इस लिंक की तरफ तवज्जो दी है फ़ई रेनिस ने। फ़ई और रेनिस ने मुश्तरका तौर पर ये मॉडल जो है ना वो प्रेजेंट किया और इसमें उन्होंने 3 स्टेजेस डिस्कस की। तो 3 स्टेजेस कौन कौन सी थी वो हम आगे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सो दिस मॉडल प्रेजेंट द 3 स्टेजेस वेयर बाय अ यूडीसी मूव फ्रॉम स्टैग्नेशन टू सेल्फ सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये एक फिर एक्सटेंशन है लेविस मॉडल की। सो दिस मॉडल इज एक्सटेंशन ऑफ लेविस मॉडल। अब इसकी जो अजम्पशन है ये तकरीबन सेम वही है जो हमने लेविस मॉडल में पढ़ा था। हम उसको एक दफ़ा रिव्यू कर लेते हैं कि कौन कौन सी थी। दिस थ्योरी इज कंसर्न विद द पुअर इकोनॉमी विच हैज़ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। एक गरीब इकोनॉमी है उसके साथ ये लिंक है थ्योरी, और उस प्रॉपर्टीज़ क्या हैं जो गरीब इकोनॉमी है, ये उसी तरीके से है जैसे लेविस मॉडल की थी। There is an abundance of labor in such UDCs and shortage of natural resources. Natural resources की कमी है और abundance है लेबर की। लेबर बहुत ज़्यादा है, सप्लाई ऑफ लेबर अनलिमिटेड है, बहुत ज़्यादा लेबर है, जितनी चाहे आप उसको ले सकते हैं। The population growth rate is very high, which results in mass unemployment in the economy. पॉपुलेशन ग्रोथ, आबादी की बढ़ने की शरह बहुत ज़्यादा हाई है। तो जब आबादी की बढ़ने की शरह ज़्यादा होगी तो इसका लाजमी रिजल्ट हाई आएगी अनएम्प्लॉयमेंट का। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा होगी। द मेजर शेयर ऑफ पॉपुलेशन इज इंगेज इन एग्रीकल्चर। पॉपुलेशन का जो बड़ा शेयर है, जो बड़ी उसकी जो पॉपुलेशन का जो बड़ा हिस्सा है वो एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज़ों में इन्वॉल्व है, उसमें खपा हुआ है। बट एग्रीकल्चर सेक्टर इज स्टैग्नेंट। लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर स्टैग्नेंट है, यानी वो जमूद का शिकार में, उसमें कोई नई इनोवेशन नहीं आ रही, नई तरक्की नहीं आ रही, नई टेक्नोलॉजी नहीं आ रही। पुराने और ओल्ड तरीक़ों से टेक्नोलॉजी करते हुए एग्रीकल्चर करते हुए उनकी जो टोटल प्रोडक्शन है वो एक ख़ास हद तक जाकर रुक जाती है। उसके बाद फिर वो वर्टिकल हो जाती है और उसमें मज़ीद लेबर जितनी आप खपाते जाएंगे तो आपकी लेबर आगे नहीं बढ़ेगी और आपकी लेबर जो है ना वो लेबर तो आपकी खपते आएगी लेकिन आपकी प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगी, आउटपुट नहीं बढ़ेगी, तो वो स्टैग्नेंट हो जाती है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज 0 एंड नेगेटिव इन एग्रीकल्चर सेक्टर। तो ये वही अजम्पशन है जो लेविस का था कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर 0 हो चुकी है। जब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर 0 है तो उनको वेज कैसे मिलती है? तो उनको वेज उनकी एवरेज के लिहाज से मिलेगी।
या यहाँ एक नया कॉन्सेप्ट है कांस्टेंट इंस्टीट्यूशनल वेज। इंस्टीट्यूशनल वेज ऐसी वेज होती है जो उस इदारे में, उस इंस्टीट्यूशन में या उस इलाके में राइज हो चुकी होती है। कि जैसे आजकल गंदम कटाई का जो पर मन का रेट है वो एक राइज तयशुदा है, वो उनकी प्रोडक्टिविटी के लिहाज से नहीं है। वो 1 एकड़ की वो आप 10 दिनों में कर लें, वो आप 5 दिनों में कर लें, 7 दिनों में कर लें, 2 दिन में कर लें, 1 दिन में कटाई कर लें, उसका रेट फिक्स ही है। तो वो एक इंस्टीट्यूशनल वेज है कि वो उसी रेट में, वो उसकी प्रोडक्टिविटी के लिहाज से नहीं, ये नहीं होगा जो बंदा 1 दिन में काम कर लेता है, कटाई कर लेता है, उसकी रेट, उसकी सारी बात प्रोडक्टिविटी ज़्यादा तो उसको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, उसको ज़्यादा गंदम मिलेगी। जो बंदा 5 दिनों में करता है उसको मिलेगी, कम मिलेगी, ऐसा नहीं है। वो एक इंस्टीट्यूशनल वेज तय हो चुकी है, वो एक लेवल पे। इसी के से जो लोग थ्रेशर से कटवाई करवाते हैं उनकी भी एक वेज तयशुदा हो चुकी है, बनाब वाली कितनी देर में ये करेंगे और कितने पैसे ही करें। तो ये एक इंस्टीट्यूशनल वेज होती है जो एक राइज हो चुकी होती है कि 1 एकड़ की कटाई में या गंदम की बुवाई में या पानी लगाने में या खाद डालने में या वट एवर जो भी उसके इंस्ट्रूमेंट्स है, लवाजमात है, उसमें कितनी उनको वेज मिलेगी। तो वेज एक राइज हो चुकी होती है। तो उनको एवरेज प्रोडक्शन के लिहाज से, उनकी एवरेज प्रोडक्टिविटी के लिहाज से उनको वेज दी जाती है। ये वही अजम्पशन है लेविस वाला ही कि उसमें यही है कि उन लोगों की जो वेज है वो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, लेबर उसकी एग्रीकल्चर में जो वेज है उनकी जो वेज वो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के लिहाज से उनको नहीं मिलेगी, बल्कि वो उनको मिलेगी उनकी एवरेज प्रोडक्टिविटी के लिहाज से। यानी वो जितनी वेज है वो सब पे डिवाइड करके, जितना वो उसको मुआवजा मिला सबको डिवाइड करके इक्वली वो उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो ये उनकी वेज है। देयर आर सर्टेन नॉन एग्रेरियन सेक्टर इन द इकोनॉमी वेयर देयर इज रिड्यूस्ड यूज ऑफ कैपिटल। तो ऐसे भी एक नॉन एग्रेरियन सेक्टर है जहां पे कैपिटल का इस्तेमाल कम है। देयर इज अ डायनेमिक इंडस्ट्रियल सेक्टर इन द इकोनॉमी, और एक इंडस्ट्रियल सेक्टर भी इकोनॉमी में है जो डायनामिक है, जो मुतहर्रिक है, जो एक्सेस यूज ऑफ कैपिटल करता है, जो कैपिटल का इस्तेमाल अच्छा करता है, जहां लोगों की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी हाई है, जहां लोग अच्छी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कर रहे हैं और उनको अच्छी वेजेस मिल रही है, और उनकी वेजेस सेक्टर से जो है एग्रीकल्चर सेक्टर से उनकी वेजेस 30% 40% अबव है, जिसकी वजह से एक माइग्रेशन का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो यहाँ तक तो सारी चीज़ें वही हैं जो लेविस में हम लोगों ने पढ़ी, जो हम लोगों ने लेविस मॉडल में पढ़ी थी। ये सारी प्रोडक्टिविटी, सारी कहानी, सारी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ज़ीरो होना, ये वही है जो हमने लेविस में पढ़ा था। और उसके बाद माइग्रेशन का सिलसिला भी वही है, क्योंकि वेजेस वहाँ पे ज़्यादा है तो माइग्रेशन होती जाती है आपकी लेबर से, एग्रीकल्चर सेक्टर से इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ। इंडस्ट्रियल सेक्टर उसको खपाता रहता है, फिर जो प्रॉफिट कमाता है उसको री इन्वेस्ट करता है, फिर मजीद पैसे कमाता है, फिर उसको री इन्वेस्ट करता है। होते होते ये यहाँ तक तो था लेविस का मॉडल। इससे आगे चलता है फाई-रेनियस मॉडल। फाई-रेनियस मॉडल बुनियादी तौर पर डिस्कस ये करता है कि जब सारी लेबर खप जाती है, जब सारी लेबर जो सरप्लस लेबर होती है वो अनलिमिटेड नहीं रहती, वो एक खास हद तक ही वहाँ से निकल सकती है। क्योंकि अगर आप ज़्यादा करेंगे तो फिर एग्रीकल्चर सेक्टर की जो सरप्लस है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो सरप्लस उनकी खुराक थी वो कम होनी शुरू हो जाएगी। जब वो कम होनी शुरू हो जाएगी तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी फिर एग्रीकल्चर सेक्टर में भी इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। और अगर वो मुसलसल आप माइग्रेशन करते जाएं तो फिर एक वक्त ये आता है कि फिर फूड शार्टेज होना शुरू हो जाती है, और एग्रीकल्चर से फिर वो लेबर को निकालना महंगा पड़ जाता है। और एग्रीकल्चर से जब लेबर आपकी इंडस्ट्रियल सेक्टर में जाएगी तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में वेजेस कांस्टेंट नहीं रहेगी, वो बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो फाई-रेनियस बुनियादी तौर पर 3 स्टेजेस की बात करता है। तो स्टेज 1 वेयर इज देयर इज सरप्लस लेबर वेयर MPL इज इक्वल टू 0, वेजेस आर अकॉर्डिंग टू APL। पहली स्टेज, ये वही स्टेज है जो लेविस मॉडल में हम लोगों ने डिस्कस की थी कि सरप्लस लेबर है, MPL 0 है और वेजेस मिलती हैं अकॉर्डिंग टू एवरेज प्रोडक्शन ऑफ लेबर। यहाँ से जब निकल के हम आगे जाते हैं तो जब आप निकालते हैं लेबर को अपने एग्रीकल्चर सेक्टर से, तो सारी बात है बहुत सी लेबर उधर चली जाती है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर पे से बर्डन कम हो जाता है। यानी वो लोग जो पहले एग्रीकल्चर सेक्टर में थे वहीं से खा रहे थे, अब वो बात जब बंदे साइड पे चले गए तो सारी बात है एग्रीकल्चर का जो शेयर है वो अल्टीमेटली थोड़ा सा बढ़ गया। आल्दो के बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा, लेकिन ये है कि वो पहले से थोड़ा सा बढ़ गया क्योंकि बर्डन शेयर हो गया। कुछ बर्डन एग्रीकल्चर सेक्टर ने उठाया था, कुछ अब इंडस्ट्रियल सेक्टर ने उठाना शुरू कर दिया। तो इस स्टेज पे जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है लेबर की वो बढ़नी शुरू हो जाती है एग्रीकल्चर सेक्टर में। इंडस्ट्रियल सेक्टर में तो पहले से ही ज़्यादा थी, अब एग्रीकल्चर सेक्टर में भी इंक्रीज होनी शुरू होगी, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 से 12 होनी शुरू होगी।
लेकिन इस स्टेज में अभी भी जो मार्जिनल एवरेज प्रोडक्शन है वो ज़्यादा है लेबर की, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर से, यानी एवरेज प्रोडक्शन ज़्यादा है मार्जिनल प्रोडक्शन से। और इस मरहले पर जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर है वो आपकी वेज, यानी जो एवरेज में वेज मिल रही थी उससे कम है। दूसरी स्टेज में, पहली स्टेज में मार्जिनल प्रोडक्ट, दूसरे मरहले में एवरेज प्रोडक्टिविटी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी से ज़्यादा ही रहती है, लेकिन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो से ज़्यादा हो जाती है, यानी वो जीरो नहीं रहती। अब वो बंदे जो लेबर एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं वो कुछ ना कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं। और तीसरी बात इसमें ये है कि जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर है ये कांस्टेंट इंस्टीट्यूशनल वेज से अभी भी कम है, यानी जो वेज मिल रही है वो अभी भी उनकी काम करने की सलाहियत से कम है। ये सेकंड फेज होता है उसका इकोनॉमी का, यानी ट्रांसफॉर्मेशन का, स्ट्रक्चरल चेंज का। उसके बाद हम आते हैं थर्ड फेज में। थर्ड फेज क्या कहता है? थर्ड फेज में ये होता है कि अब ज़्यादा बंदे, जब आपने मार्जिनल प्रोडक्ट लेबर से लेबर उठा लिया अपने एग्रीकल्चर सेक्टर से, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में जारी बात है अब इतनी ज़्यादा भी लेबर नहीं होती कि आप जितना दिल चाहे उठा के लेते। जब आप और उठा के ले जाएंगे तो रिजल्ट ये आएगा कि वहाँ पे बंदों की शार्टेज हो जाएगी, फूड शार्टेज हो जाएगी और एक कंपटीशन शुरू हो जाएगा एग्रीकल्चर सेक्टर में और इंडस्ट्री सेक्टर में। तो यहाँ पर फिर एक प्राइस वार या वेज वार भी शुरू हो जाएगी कि जौन सी जो है सेक्टर, जो सा सेक्टर ज़्यादा वेज देगा वो सेक्टर अपनी तरफ मजदूरों को या लेबर को हायर कर लेगा। तो इस लेवल पर फिर जो वेज रेट होता है एग्रीकल्चर सेक्टर में वो भी कांस्टेंट इंस्टीट्यूशनल वेज से ज़्यादा हो जाता है। वहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है और फिर वहाँ पे मजबूरी हो जाती है कि जो वेज रेट आपने तय किया हुआ था कांस्टेंट इंस्टीट्यूशनल वेज के नाम पर, अब वो ख़त्म हो जाता है। जब वो खत्म हो जाएगा तो फिर आपको वेज देना पड़ेगा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के लिहाज से। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी यहाँ पर ज्यादा है, जब एवरेज से ज्यादा है तो कांस्टेंट इंस्टीट्यूशनल वेज अब बेमानी हो गया। अब उनको प्रोडक्टिविटी के लिहाज से पैसे मिलेंगे, वेज मिलेगी। इसी तरीके से इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो पहले एक कांस्टेंट वेज थी कि आप तयशुदा वेज पे जितनी चाहे लेबर आप हायर करते रहे, वो कंसेप्ट भी अब खत्म हो गया। अब आपने मुकाबला करके लाना तो वहां से बंदों को तभी लाएंगे जब आप एग्रीकल्चर सेक्टर से मजीद ज्यादा वेज आप पे करेंगे। तो ये तीसरे फेज में फिर आप सेल्फ सस्टेनिंग ग्रोथ की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। तो ये बुनियादी तौर पर 3 स्टेजेस हैं फई-रेनिस मॉडल की। तो आए हम इसकी डायग्राम पे बात करते हैं। डायग्राम देखेंगे तो आपको ज़रा इसकी समझ आ जाएगी। तो इसकी डायग्राम पे हम चलते हैं जी। फई-रेनिस की जो डायग्राम है वो बुनियादी तौर पर 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। तो बारी बारी वो तीनों हिस्से हम बनाएंगे ताकि आपको प्रॉपर इसकी समझ आ जाए। तो पहले हिस्से में की जो ट्रांसलेटेड डायग्राम है वो आप इसको ज़रा समझ लें। ये पहली डायग्राम तो वही है जो हम लोग लेविस मॉडल में ट्रेडिशनल सेक्टर के लिए बनाते हैं कि इस एक्स एक्सिस पे हम लोग लेबर को रिप्रेजेंट करते हैं और इधर टोटल प्रोडक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये टोटल प्रोडक्शन आपको पता है कि यहाँ पे डिमेंशनिंग मार्जिन यूटिलिटी के लिहाज से टोटल आउटपुट आपकी कम होती है और ये कम होती होती एक ख़ास हद तक बढ़ती है और उसके बाद ये स्टैगनेंट हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे लेबर मज़ीद लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो ये एक टोटल आउटपुट मैक्सिमम चली गई। यहाँ पे TP1 हम लोग इसको ले लेते हैं और यहाँ पे लेबर 1। अब इस लेबर 1 से आगे आप जितनी मर्जी लेबर लगाते जाएं आपकी टोटल प्रोडक्शन में इजाफा नहीं होता और यही वो सरप्लस लेबर है, यही वो स्टेगनेशन है जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर को अपने चुंगल में फंसाए हुए है कि यहाँ पे आप L1, L2, L3, L4 तक लेबर ले जाएं तो आपकी टोटल प्रोडक्शन में किसी किस्म का कोई इजाफा नहीं होता। अब अगर आप इसी डायग्राम को उल्टा कर लें, ऐसे करके देखें तो आपको ज़रा थोड़ा सा इसका व्यू क्लियर हो जाएगा। अब ये अगर हम इसको एक बॉक्स बना लें ऐसे और ये ऐसे, तो आपको ज़रा क्लियर हो जाएगा कि ये एक डायग्राम कैसे बने। अब इस हिस्से में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं लेबर को और इस हिस्से में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं टोटल आउटपुट। तो ये टोटल आउटपुट अगर हम ये एक लाइन दरमियान में खींचे बिल्कुल स्ट्रेट, तो ये लाइन आ जाएगी वेज की लाइन। वेज की लाइन कैसे आ जाएगी? ये बुनियादी तौर पर एवरेज प्रोडक्शन है, यानी आप यूँ करें ये टोटल प्रोडक्ट, यानी ये वाला हिस्सा टोटल प्रोडक्ट को डिवाइड करें
टोटल लेबर पर, तो आपके पास एवरेज प्रोडक्शन आ जाएगी लेबर की एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो और यहाँ पे चूंकि वेज उनको एवरेज प्रोडक्शन के हिसाब से मिलती है, लिहाजा यहाँ पर ये वेज की लाइन आ जाएगी। तो ये कांस्टेंट इंस्टीट्यूशनल वेज जो जिसको हमने बताया था कि वो एग्रीकल्चर में दी जाती है, ये वो वाली लाइन आ गई। अब यहाँ पर हम लोग एक बनाते हैं दूसरी डायग्राम जो इंडस्ट्रियल सेक्टर को रिप्रेजेंट करेगी, और ये भी वही डायग्राम होगी जो हम लेविस में हमने बनाई थी कि यहाँ पे हमारे पास लेबर है और यहाँ पर है हमारे पास टोटल प्रोडक्शन। तो यहाँ तक जो है ये वो वेज है जो W1 जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में दी जा रही है। तो इस वेज पे जो MPL है ये इनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, मार्जिनल लेबर 1 और ये लेबर 2। तो ये वही सीन है कि ये सरप्लस लेबर में से आ रही थी, ये देखिए ये सरप्लस लेबर का हिस्सा है, इसके बाद ये भी सरप्लस लेबर का हिस्सा है। तो ये सारा सरप्लस लेबर ये री इन्वेस्ट किया इन्होंने, ये जो प्रॉफिट आया इसको री इन्वेस्ट किया तो मजीद प्रॉफिट कमा लिया इन्होंने। अब एक खास हद तक तो ये वेज उनको मिल सकती है। इस पॉइंट के बाद क्या होगा, ये वो पॉइंट है जो टर्निंग पॉइंट था लेविस में, हम इसको पॉइंट S कह लेते हैं। इस पॉइंट के बाद अब जब आप मजीद लेबर हायर करेंगे इसमें से एग्रीकल्चर सेक्टर में से मजीद वेजेस को निकालना शुरू करेंगे, तो रिजल्ट ये आएगा कि आपके पास अब इस तयशुदा वेजेस पे कोई बंदा आने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अब आपकी जो प्रोडक्शन है, टोटल प्रोडक्शन अब आपकी कम होनी शुरू हो गई एग्रीकल्चर में। जब टोटल प्रोडक्शन एग्रीकल्चर में कम होनी शुरू हो जाएगी तो रिजल्ट क्या आएगा कि आपकी एवरेज प्रोडक्शन डिक्लाइन करनी शुरू कर देगी। अब आपकी एवरेज प्रोडक्शन डिक्लाइन करनी शुरू कर देगी, लेकिन साथ साथ आपकी जो मार्जिनल प्रोडक्शन है जो वेज की उसमें मार्जिनल प्रोडक्शन जो लेबर की उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर में वो भी इंक्रीज करना शुरू कर देगी। और एग्रीकल्चर सेक्टर को हम दिखाते हैं यहाँ पर, ये लेबर और यहाँ पे एवरेज प्रोडक्शन और यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्शन। तो ये हम एक पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पे ये है जनाब अली हमारे पास कांस्टेंट इंस्टीट्यूशनल वेज CIW। तो यहाँ से लेबर यहाँ तक तो जितनी मर्जी आप लेबर हायर कर लें, जितना मर्जी आप अपना सरप्लस लेबर को खपा लें, यहाँ पर तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो है। लेकिन इस पॉइंट के बाद मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना शुरू कर देती है, ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी आपकी इंक्रीज करनी शुरू होगी। और इस पॉइंट पे आपकी एवरेज प्रोडक्शन जो ना वो डिक्रीज करनी शुरू कर दी, ये एवरेज प्रोडक्शन है। क्योंकि जितने जैसे जैसे बंदे निकलते जाएंगे और उसकी जारी बात है जो टोटल आउटपुट है वो कम होती जाएगी, तो एवरेज प्रोडक्शन भी कम होनी शुरू हो जाएगी, लेकिन मार्जिनल प्रोडक्शन बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ तक ये कांस्टेंट इंस्टीट्यूशनल वेज, यहाँ पे MPL आपकी 0 और यहाँ पे APL आपकी ज़्यादा है MPL से। तो यहाँ तक है हम आपके पास रूम इस चीज़ का कि यहाँ जितनी मर्जी आप सरप्लस लेबर जो ना वो उठा के लेते, यहाँ तक तो था लेविस मॉडल। इसके बाद जब हम बात करते हैं कि इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपका ये अब इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, ये आपकी जो वेज का कर्व है ये आपका इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। और ये कब तक होगा, अब ये है पहला फेज, अब हम सेकंड फेज में दाखिल हो रहे हैं इसमें। अब सेकंड फेज तब तक है जब तक आपकी ये मार्जिनल जो वेज है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है जो वो इंस्टीट्यूशनल वेज के बराबर रहती है। यहां तक इसको आप ऊपर ले जाएं, ये अब देखिए यहां पे जो वेज है वो पहले से बढ़ गई है, W1 से ये W2 हो गई है, क्योंकि यहां पे अब शॉर्टेज होना शुरू हो गई लेबर की। तो लेबर निकल के इंडस्ट्रियल सेक्टर में जाएगी तो आप उसी वेज पे उसको हायर नहीं कर सकते, क्योंकि अब आपका कंपटीशन शुरू हो गया। तो दूसरे फेज में हमारी MPL जो है ना वो 0 से बढ़ जाती है, लेकिन MPL हमारी रहती कांस्टेंट इंस्टीट्यूशनल वेज से कम है। दूसरे फेज में हमारी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो होती तो 0 से ज़्यादा है, लेकिन कांस्टेंट इंस्टीट्यूशनल वेज से ये कम ही रहती है। तो यहाँ तक दूसरा फेज आ जाता है।
अब इस दूसरे फेज के बाद मजीद अगर आप लेबर को हायर करना चाहते हैं तो अब ये थर्ड फेज है जो आपकी एग्रीकल्चर को को भी ग्रोथ करेगा। तो यहाँ इस पॉइंट के बाद जब आप मज़ीद बढ़ाएंगे अपनी डिमांड फॉर लेबर को वेज की, तो अब वहाँ पे आपका जो इंडस्ट्री में आपका प्रॉफिट भी कम होना शुरू हो जाएगा और आपको पहले से ज़्यादा वेज देनी पड़ेगी और ज़्यादा वेज देने की वजह से फिर एक कंपटीशन शुरू हो जाएगा और फिर जो प्रोडक्टिविटी है एग्रीकल्चर सेक्टर की वो भी इंक्रीज़ करेगी और उसके साथ साथ मॉडर्न सेक्टर की प्रोडक्टिविटी तो चूँकि ऑलरेडी इंक्रीज थी, वहाँ पे वेजेस ज़्यादा हो जाएंगे। इस तरीके से दोनों सेक्टर्स ग्रो करना शुरू कर देंगे। तो जब दोनों सेक्टर ग्रो करना शुरू कर देंगे तो तब आप सेल्फ सस्टेनिंग ग्रोथ में दाखिल हो जाएंगे। तो ये डायग्राम है जो रिप्रेजेंट करती है, जो बताती है कि कैसे एक तो ये डायग्राम है जो ब्रीफली एक्सप्लेन करती है फाई रेनिस मॉडल को, कैसे लेविस मॉडल का इस्तेमाल करके इन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर का भी बताया कि एग्रीकल्चर सेक्टर भी इसके साथ साथ ग्रो करता जाएगा। तो ये बुनियादी तौर पर 3 स्टेजेस थी फाई रेनिस मॉडल की, जो डायग्राम से हमने आपको एक्सप्लेन की हैं। यहाँ तक मॉडल था फाई रेनिस का। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।